अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जिन्होंने हरमज़ान नावल की एपिसोड नंबर 16 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो घर आया तो सब लॉन में बैठे हुए खुश गपियों में मसरूफ़ थे और शाम की चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इसके सलाम करने पर सब ने इसकी तरफ देखते हुए इसके सलाम का जवाब दिया था और फिर वो भी अम्मा के बराबर में अपनी जगह बनाते हुए वहाँ पड़ी कुर्सियों में बैठते इनकी इस छोटी सी महफिल का हिस्सा बन गया था। खैरियत हरमज़ान भाई, आज आप इतनी जल्दी आ गए? फराज़म ने इसकी गैर मुतवक्को आमद पर चोट करते हैरत से पूछा था। छोटे, तुम कहते हो तो मैं अभी यहीं से वापस लौट जाता हूँ। नहीं भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो मजाक कर रहा था। आप बैठे कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपके आने से हमारी ये बेरंग महफिल आबाद हुई है और आप हैं कि जाने के लिए पर तोल रहे हैं। वो इसके कहने पर इसे संजीदगी से कहते एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, जबकि इसे उठते देख इसने गड़बड़ाकर हरमजान को वहाँ बैठने के लिए कहा था। हरमजान बेटा, इस बैग में क्या है? कुछ खास नहीं भी अम्मा, इसमें जानिया की चंद ज़रूरी चीज़ें हैं। भी अम्मा की अचानक नज़र सूटकेस पर पड़ी थी जिस पर इसने इनका सवाल का एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। वो भी चुप हो गई। उन्होंने भी मज़ीद पूछना मुनासिब नहीं समझा था। अगर इन्हें ज़रा सा भी भनक पड़ जाती कि वो आज फिर खानविला में गया था, इसकी भी अम्मा के हाथों खासी दुर्गत बनना थी, इसलिए इसने मज़ीद वहाँ ठहरना मुनासिब नहीं समझा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ और इस सूटकेस को किसी से कहकर मेरे रूम में पहुँचा दीजिएगा। भी अम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आया। वो इस जानिया की वहाँ गैर मौजूदगी को देखते इनसे मौजरत करते हुए वहाँ से उठकर चला गया था। वो रूम में गया तो इसने रूम के चारों तरफ निगाह दौड़ाई थी। इसे वो दुश्मन जहाँ आज फिर कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इससे बाद में निपटने का इरादा करते हुए फिर वो कबर से अपने ट्राउज़र शर्ट को निकाल कर फ्रेश होने चला गया था। जब वो बाहर आया तो इसकी मुतलाशी निगाहें एक दफ़ा फिर इसे ढूंढ रही थी। कमरे में इसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए वो इसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर चला गया था। इसकी बेताबो बेकुल नज़रें इसे हर जगह ढूंढ रही थी कि कहीं वो दुश्मन जहाँ इसे नज़र आ जाए और इसको देखते हुए इसकी बेकरारियों को करार मिल जाए। बात सुने, आपने क्या जानिया को देखा? इस वक्त वो कहाँ पर होगी? जी साहब, वो इस वक्त किचन में है। वो टीवी लाउंज से गुजर रहा था जब सामने से आती मुलाजमा को रोककर इसने जानिया का पूछा था, जिस पर मुलाजमा ने इसकी रौबदार शख्सियत के बायस थोड़ा हिचकिचाते हुए जानिया का बताया था। किचन में क्या कर रही है वो? और आप लोग यहाँ क्या करने आते हैं? क्या इसी काम के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं आप सबको? मुलाजमा का जवाब सुनते इसके माथे पर कई शिकने पड़ी थी। इसने सोचा, जिस लड़की को अंडा तक उबालना ना आता हो, भला इस लड़की का इस वक्त किचन में क्या काम हो सकता था। इसलिए गुस्से से पूछते हुए इससे इस्तफसार कर रहा था। वो साहब, वो हमें बस बस रहने दो, मैं खुद देखता हूँ जाकर। मुलाजमा बेचारी जो इसके रौबदार शख्सियत से पहले ही डरी सहमी हुई थी, इसके यूं अचानक गुस्सा करने पर गड़बड़ाते हुए अपनी सफाई में कुछ कहने ही लगी थी जब हरमज़ान ने इसकी बात को काटते हुए इस बेचारी को खामोश करवा दिया था और फिर हुनकारा भरते हुए इसने किचन का रुख किया था। तुम यहाँ किचन में खड़ी क्या कर रही हो? और ये जो तुम कर रही हो ना, इन कामों के लिए नहीं लेकर आया मैं तुम्हें। वो इसे किचन में चूल्हे के आगे खड़े कुछ पकाते हुए देख गुस्से से खोलते हुए इसके सर पर आन पहुंचा था और इसका बाजू पकड़कर जबरदस्ती जानिया का रुख अपनी जानिब किया था, ये जानते हुए कि इसे तो कुछ खाना पकाना ही नहीं आता था। तो इसके बावजूद भी वो किचन में खड़ी इस वक्त क्या कर रही थी? इसी बात ने इसके इश्तियाल में मजीद इजाफा कर दिया था। ये क्या है रमज़ान? किस बात पर इतना गुस्सा हो रहे हो मुझसे? वह मेरे स्नैक्स स्नैक्स जाएं बाहर में। तुम पहले मुझे ये बताओ, किचन में क्या कर रही हो? वो इसके गुस्से में भभका लाल चेहरे को देखते हुए हैरत से पूछ रही थी, जो इस पर कल से बिलावजह अपना गुस्सा निकाले जा रहा था, जबकि इसका ध्यान चूल्हे पर रखे अपने स्नैक्स की तरफ था। जबकि जानिया ने इसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी तवज्जो को स्नैक्स पर मरकूज कर दिया था, जबकि हरमज़ान ने खुद के यूं इग्नोर किए जाने पर गुस्से से गैस का चूल्हा ही बंद कर दिया था, जिस पर जानिया ने इसे खशमगी निगाहों से देखा था।
रमजान, क्या चाहते हो? क्यों मुझे यूं बिला वजह तंग कर रहे हो? स्वीट हार्ट, मैं बस यही चाहता हूँ तुम बस आराम करो। जो काम तुम्हारे करने के हैं इन पर अपना ध्यान दो, ना कि इन बिला वजह के फजूल कामों पर। वो इसकी कार्रवाइयों को देखते हुए खशमगीन निगाहों से इसे देखती, इसकी हरकतों से चिढ़ते हुए पूछ रही थी। अपने स्नैक्स को रमज़ान के रहमो करम पर देखते हुए इसकी हालत रोने के करीब हो गई थी, जिस पर रमज़ान के कड़े असाब कदरे ढीले पड़े थे और एक अचटती सी निगाह स्नैक पर डालते हुए ढके छुपे अल्फाज में इसकी जिम्मेदारियां इस पर वाज़िया कर रहा था। बहरहाल, ये तुम क्या बना रही थी? जहर बना रही हूँ, खाओगी क्या? इसने बात बदलते हुए पूछा था, जिस पर इसने इसे खुशमगी निगाहों से देखते हुए चटकते हुए बताया था, जैसे कि वो यहाँ इतनी देर से जग मार रहा है और इसे स्नैक्स के बारे में कुछ पता ही ना हो। ओह, तुम्हें बनाना आता है क्या? इसने हैरत अंगेज लहजे में पूछा था। इसके लहजे में शरारत ही शरारत थी। बनाना भी आता है और खिलाना भी। वो इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते नाक फुलाए करते हुए बोली थी। स्वीट हार्ट, अब तो फिर खाकर देखना ही पड़ेगा कि कैसा बना है। इसकी रग शरारत फिर से भड़की थी, इसलिए वो शरारती लहजे में बोला था, जबकि जानिया ने हैरत से इसे दीवाने की दीवानगी को देखा था, जो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था, हत्ता कि वो इसके लिए अपने मरने तक की परवाह नहीं कर रहा था। क्या तुम सच में खा सकते हो? इसने गैर यकीनी से पूछा था। जी जान, बशर्तिया कि तुम अपने इन प्यारे प्यारे नर्म मुलायम हाथों से खुद खिलाओगी, तो फिर जहर क्या, कुछ भी खुशी बाखुशी से खा लूँगा। इसने एक अदा से मुस्कुराते हुए इसके सवाल का जवाब दिया था, जबकि जानिया का दिल किया था इसके चेहरे की मुस्कुराहट को नोच ले, जिसकी कातिलाना मुस्कुराहट इसकी बेपनाह नफरत के बावजूद पहले दिन से ही इसे दिन ब दिन अपना असीर करती जा रही थी। रमज़ान, तुम जाओ यहाँ से, मुझे स्नैक्स बनाने दो। वो इसके वजीहा चेहरे पर से अपनी नज़रें हटाती होले से मिमनाई थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, फिर क्या ख्याल है? अरे अरे स्वीट हार्ट, कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे स्नैक्स, इन बेचारों का क्या कसूर है? इनको कौन पकाएगा? अब पका भी खुद लेना और खा भी खुद लेना। मैं तो जा रही हूँ। इसने फिर से अपनी बात दोहराई थी, जबकि जानिया इसकी बेतुकी बातों से जज होते हुए किचन से बाहर जाना ही अपने लिए गनीमत जाना था, जबकि इसने इसे किचन से बाहर जाते हुए पीछे से हंसते हुए हाँक लगाई थी, जिस पर इसने इसे तड़क कर जवाब दिया था। वो इसे प्यार भरी बातें करने से तो रही, इसीलिए वो इसे यूं बिलावजह तंग कर रहा था, और हर रमज़ान को इसे तंग करने में मज़ा भी आ रहा था। जानता जो था इसने वैसे तो मुझसे बात नहीं करनी, तो इस तरह लड़ाई झगड़ा करके ही सही वो इसे किसी किस्म की बात तो करे, क्योंकि इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में पहल हर बार इसी ने ही तो करनी थी। अगर वही इससे पहलू तही करके अपना दामन छुड़वा लेता, तो फिर वो अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बना सकता था। इसने सोच लिया था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो इसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगा। अपनी सोचों के महवर से बाहर निकलते हुए इसने अपने कदम कमरे की जानी बढ़ा दिए थे। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? डैड, कितनी बार मना कर चुका हूँ मैं आपको, जब मैं कहीं जा रहा हूँ मुझे पीछे से टोका मत करें। मुझे आपकी ये बिला वजह की रोक टोक बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो ब्लैक जीन्स और इसके हमरंग स्याह शर्ट पहने और बाल सलीके से जेल किए हुए मर्दाना वजाहत का शहकार लग रहा था। इसके चेहरे पर आज एक अलग किस्म का सुकून था, जो आज से पहले अबरार करजई साहब को इसके चेहरे पर पहले कभी नज़र नहीं आया था, जबकि वो इनके रोकने पर सख्त बदमज़ा हुआ था। इसके चेहरे के तासुरात पल भर में बदले थे और इनकी जानें मुड़ते हुए नागवारी से बोला था, ये किस तुम अंदाज में अपने बाप से बात कर रहे हो? तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम्हारे भले ही के लिए पूछ रहा हूँ। आखिर तुम पर इतना तो हक बनता है ना मेरा? उन्होंने इश्तियाल अंगेज लहजे में पूछा था। डैड, मुझे अपने काम में किसी की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिलहाल मैं अपने दोस्तों के साथ कार रेसिंग करने जा रहा हूँ। वापसी मेरी रात देर तक होगी, इसलिए मेरा इंतज़ार करने से बेहतर होगा कि आप सो जाइएगा। गुड नाइट। इसके लहजे से ही नहीं, इसने अपने बोलने के अंदाज से भी आंखें बावर करवा दिया था कि इसे इस वक्त इनका रोकना कितना गिरा गुजर रहा था। इसलिए फिर एक फैज़ा के सुपुर्द करते हुए इसने अबरार करज़ई को अपने रात देर से आने का कहकर इन्हें अपने हाथों की 2 उंगलियों से फ्लाई किस करते उछालते
انہیں شب بخیر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ ان کو ایک پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں اس کی بدتمیزی کی وجہ وہ تو نہیں جو وہ سوچ رہے تھے۔ اس سوچ کے آتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا وائن کا گلاس زور سے زمین پر دے مارا تھا۔ انہوں نے اگلی چال چلنی تھی، جس کے لیے اب انہیں پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر رہنا پڑے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو خود سے دور جانے نہیں دے سکتے تھے۔ ابدار کو کھونا کسی قیمت پر بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد ایک یہی تو واحد خونی رشتہ بچا تھا جس کے لیے وہ کسی قسم کا دل میں لالچ نہیں رکھتے تھے۔ انہیں بس ایک ہی لالچ تھا کہ ان کا بیٹا ان کے پاس بہت پاس رہے، جس کے لیے اب وہ ہر حد پار کرنے کے درپے ہو رہے تھے، کیونکہ ان کی نظروں کے سامنے انہیں اپنا بیٹا دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہاں کیا کر رہی ہو؟ آؤ نیچے چلتے ہیں، سب کے ساتھ مل کر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ وہ کمرے میں آیا تو اس نے جان کو پکارا تھا، جس پر سے جانیہ نے اس کی پکار پر رخ پھیر لیا تھا۔ اسے تو اپنے سنیکس کا دکھ کھائے جا رہا تھا۔ میری مرضی، جہاں پر مرضی بیٹھوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر روک ٹوک کرنے والے؟ جب سے آئی ہوں بس یہی سننے کو مل رہا ہے۔ جان، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں جو میرے سر پر کسی کالے سائے کی طرح سوار رہتے ہو؟ وہ اس کی باتوں کو یاد کرتی چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ تو کیا کروں؟ تم بھی تو مجھے اگنور کرتی ہو، میں بھی تو تمہارا اگنور کرنا برداشت کر جاتا ہوں، تو پھر تم بھی مجھے کچھ پل کے لیے برداشت کر جایا کرو۔ وہ اس کے برابر میں گز بھر کا فاصلہ بناتے ہوئے شکوہ کرتے ہوئے اسے شکوہ کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پر ہرمزان، تم ویٹ، ابھی تم مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں، یاد آیا، کالا سایہ۔ یہ جو تم میری فکر و خیال کو کالے سائے کا نام دے رہی ہو نا، یہ میرا تمہیں لے کر جنون ہے۔ اگر تم کبھی میری آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتی تو پھر تمہیں پتہ چلتا کہ ہرمزان ہمدانی کے لیے تم کسی متاع جان سے کم قیمتی نہیں ہو۔ جانیہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے اپنی پیشانی پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کر کچھ سوچنے والے انداز میں کہہ کر کچھ پل کے لیے ٹھہرا تھا، لیکن پھر اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس کے دلکش سراپے کو جاذب نظر سے دیکھتے ہوئے گرو سے بتا رہا تھا کہ وہ اس کو کتنا چاہتا ہے۔ تم نے میری اپیا کے ساتھ برا کیا ہرمزان، تو پھر تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ میں کبھی تمہاری محبت کی قدر کروں گی؟ جس طرح تم نے میری اپیا کو تکلیف پہنچائی، اسی طرح میں بھی تمہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ تکلیف کی دوہری اذیت سے دوچار کرتی جاؤں گی، لیکن میں تمہاری محبت کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ وہ جو اس کے سحر میں کچھ پل کے لیے جکڑ گئی تھی اور اس کو یہ فضول سکوت محض چند پل کا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ظالم صفاق بنی صفاقیت سے بولی تھی، ثانیہ، 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 اور بس ثانیہ، تنگ آ گیا ہوں میں اس ثانیہ نامے سے۔ تم ہی فیصلہ کرو میں اس لڑکی کو کیسے قبول کرتا جس کے دل میں کسی اور کے نام کی مہر لگی ہوئی ہو اور جسم پر کسی اور کی محبت کی چھاپ ہو۔ میں ایک پل کے لیے تمہاری محبت کو اپنے دل سے بھلا کر اس لڑکی کو قبول کر بھی لیتا، لیکن اس لڑکی کی جگہ بشرطیہ کہ کوئی اور لڑکی ہوتی۔ پر افسوس، ہرمزان ہمدانی کسی ایسی لڑکی کا ساتھ قبول کبھی نہ کرتا جو پہلے سے ہی کسی اور کی اترن رہ چکی ہو، کیونکہ مجھے جب زمین سے گری ہوئی چیزیں اٹھانا نہیں پسند تو تمہاری بہن تو پھر بھی میری نظروں سے گر چکی تھی، میں اسے کیسے اپنی بیوی مان لیتا؟ ہرمزان، اس نے اس ظالم صفاق بنی لڑکی کو پل بھر کے لیے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کی تلخ کلامی کو سنتے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، اور پھر اگلے ہی پل اس کے گداز بازوں سے پکڑتے ہوئے ہرمزان نے اسے ایک پل کے لیے اپنی بے حد قریب کیا تھا، اور ہرمزان کی گرم نرم سانسیں اس کے چہرے کو جھلسا رہی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے پر غصے سے بھنکارا تھا۔ جانیہ اس کے ایک دم سے یوں ہی آگ بگولا ہونے پر اس کے ڈر سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ اسے چھیڑ کر پچھتا رہی تھی، اسے اپنے بازوں میں ہرمزان کی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ہرمزان اسے اگر چند پل مزید نہ چھوڑا تو اس کے بازوں کی ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ جائیں گی، جبکہ ہرمزان نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا تھا، جسے اس کی کمر صوفے کی پوچھ سے ٹکرائی تھی۔ پہلے میری اپیا کو یوں بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دی، اور اب جب کچھ کر نہیں پا رہے تو اب تم نے میری اپیا پر تہمتیں لگانا شروع کر دی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ہرمزان ہمدانی، وہ چلائی تھی۔ چلاؤ مت، آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور خاص کر تب جب بات اس لڑکی کی ہو۔ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ کیا یہی تمہارے ماں باپ نے سکھا کر بھیجا ہے؟ کیا سارے ادب و لحاظ وہاں بلائے طاق ہی چھوڑ آئی ہو جو اپنے شوہر سے اس انداز میں بات کر رہی ہو؟ ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا کیا شوہر سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں؟ اب شوہر ہوں تمہارا،
तमीज़ से बात किया करो। वो इसके बदतमीज़ रवैये से ख़ाइफ़ होते सख्ती से बेलचक लहजे में तंबिया कर रहा था। ओह रियली, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मैं किस तरह से बात करूंगी? जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया हो, वो अपने एक होंठ को ऊपर उठाए तौज्जुब से पूछ रही थी। ये तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ये निकाह तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ था। और वैसे भी तुम इस वक्त खामोश थी, और कहते हैं लड़की की खामोशी में ही इसकी पूरी रजामंदी छुपी होती है। इसने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था, या फिर कुछ देर पहले का गुस्सा जो इसे जानिया पर आया था इसे हवा के सुपुर्द किया था, और ख़ुद को रिलैक्स करते वो पूरी तरह इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। झूठे अपने बाबा की वजह से किया था तुमसे निकाह, और मेरे बाबा को भी तुमने ही तो डराया धमकाया था, जिस वजह से उन्होंने मुझे फोर्स किया ताकि मैं तुमसे निकाह कर लूँ। वो इसकी अंकशाफात को सुनती फटी आंखों से बोली थी, ना स्वीट हार्ट, इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने मासूम शोहर पर मत लगाओ। वो तो तुम्हारे बाबा ने रजामंदी जाहिर कर दी थी, नहीं तो मेरी इतनी मजाल कि इतने बड़े मैस के बाद मैं तुमसे निकाह कर पाता। बकौल तुम्हारे अगर मेरे बाबा राजी थे तो फिर निकाह भी मेरे बाबा से कर लेना था ना, मुझसे क्यों किया? इस रमज़ान की बात पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं था, इसीलिए इसे तड़क से जवाब दिया था। अच्छा ना सुनो, नाराज़ हो क्या? वो इस बढ़ती लड़ाई से झंझलाते दोस्ताना लहजे में इससे पूछ रहा था। नहीं, ज़बरदस्ती निकाह होने पर खुश हो रही हूँ, वो उल्टा चिढ़ते हुए बोली थी। उप्स, मैं तुमसे सॉरी कर लूँ क्या? वो ज़रा मुस्कुराते इसके हसीन व वजीहा चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। किस मुंह से करोगे? मेरे ख्याल से जान किस तो मुंह से ही करते हैं ना रमज़ान। वो इसके सॉरी वाली बात पर नूठेपन से मुंह फुलाए पूछ बैठी थी, जबकि वो इसकी बात को अपने मतलब की बात करते हुए देख इसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर गया था। इसका बस नहीं चल रहा था इसका मुंह तोड़ दे, जिसे सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब था। इसलिए इसने बिना सोचे समझे अपने पीछे पड़ा तकिया इसके मुंह पर दे मारा था। स्वीट हार्ट, आजकल कितना लेट करवा रही हो? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रोज़ाना ऑफिस से भी लेट हो रहा हूँ। अब जल्दी नीचे लॉन में आ जाओ, इससे पहले कि सारे स्नैक्स फराजम हड़प कर जाए। झूठे मैं तुम्हें लेट करवाती हूँ, या तुम खुद अपनी हरकतों की वजह से लेट हो जाते हो, और फिर इसका मुर्दे इल्ज़ाम भी अब मुझे ही ठहरा रहे हो। वो इसके फेंके तकिया को पकड़ते इसके शर्म से लाल भभूका चेहरे को देखते हुए अपने लेट होने का सबब भी इसी को ठहरा रहा था, जिस पर जानिया ने खुद तो हैरानगी से रमज़ान की तरफ देखा था। इसे रमज़ान इस वक्त दुनिया का सबसे झूठा इंसान लगा था, जिस पर वह रमज़ान से बहस में कभी जीत नहीं सकती थी। इसलिए इसे मज़ीद बहस का इरादा मुलतवी करते हुए वो लॉन की जानिब खुलते दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी, जबकि रमज़ान भी इसके हम कदम हुए इसकी पैरवी में लॉन में चला गया था, जहाँ पर इनके आने से पहले ही छोटी सी रौनक लगी हुई थी। वो भी इनके साथ बैठते हुए इनके इस पुररौनक माहौल का हिस्सा बन गए थे। जारी है तो प्यारे रीडर्स, आज की एपिसोड आप सबको कैसी लगी? अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।